कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। बेटा स्नेह शब्द आता है तो लगता है कि पवित्रता का एहसास करा कि उस विषय की ऐसी जानकारी दें जिसके लिए आपके पेरेंट्स शुल्क भर रहे हैं, और इतनी मोरल वैल्यू दें कि आपका परिवार सुखी हो सके। समय का सदुपयोग करेंगे तो समय सुखी जीवन के लिए स्वरूप में दिखेगा। तो देखें आज का हमारा पार्ट जो है अभ्यास कार्य के लिए है। अभ्यास कार्य पार्ट 3 शब्द विचार का अभ्यास कार्य, जिसमें हमारा परीक्षण होना है कि हम कितनी एकाग्रता से पढ़ के आए हैं। बेटा परीक्षा तो हर क्षण होती है। हम पवित्र हैं तो सफल हैं, सुखी हैं, अपवित्र हैं तो परेशान हैं। हम सब परेशान ना हों, सुखी हों, इसी उद्देश्य को लेकर के चलते हैं अपने पाठ की तरफ। इस पाठ में हमें थोड़ी सी यह स्पष्ट करने की कोशिश करना है वास्तव में अभ्यास कार्य में हम कितने सुख का अनुभव करते हैं। देखेंगे आप अनुभव में लेंगे कि प्रश्न क्रमांक 1 आ रहा है, जिन शब्दों को संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया गया है कौन सा कहलाता बेटा? तत्सम शब्द, ज्यों के त्यों आ गए हैं। और क्या होता है, जिन शब्दों की लिंग वचन आदि में कोई बदलाव नहीं आता उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारी। कोई बदलाव नहीं तो कौन सा? अभिकारी, है ना। दुग्ध का तद्भव रूप कौन सा है? बदला हुआ रूप दूध, है ना। आते हैं अभिकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। 4 भेद समझ सामान्य रूप से समझे थे हमने, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक, वैसे 4 भेद है ना। तो वास्तव में 4 के सामने हमारा सही निशान होगा। स्पष्ट हो रहा है ना। अब आते हैं बीड़ा पाड़ी। बीड़ा पाड़ी शब्द वास्तव में विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या है? योग रूढ़ शब्द। बेटा इस शब्द के सही अर्थ के लिए लगभग 20 मिनट का समय हम लगाया। क्योंकि नेट आदि से सर्च किया तो स्पष्ट हुआ कि योग रूढ़ हैं। वैसे सामान्यतः योग के लगता है, बीड़ा और पाणी को अलग अलग कर दो, दोनों का अपना अर्थ है, लेकिन नहीं, बीड़ा और पाणी मिला करके कोई तीसरा अर्थ निकलता है, इसलिए को क्या माना जाएगा बेटा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ की परिभाषा क्या है? कोई तीसरा विशेष अर्थ निकले, है ना। अब आते हैं घर शब्द क्या है बेटा? रूढ़ शब्द है, क्योंकि इनको घर को अलग अलग कर दो तो वास्तव में वह कोई अर्थ नहीं देता, और जोड़ दो घा और रा तो हो जाता घर, जो पवित्रता, त्याग, प्रेम, स्नेह और आनंद का स्थान है। ठीक है ना। आते हैं निम्नलिखित शब्दों के तत्सम तद्भव रूप बताना है। जैसे जेठ शब्द है। जेठ शब्द कौन सा है बेटा? तद्भव है। इसका सही शब्द क्या होगा? तत्सम ज्येष्ठ। पिपासा का प्यास। धुआं तद्भव शब्द है, इसका धूम्र हो जाएगा तत्सम रूप। पद सा क्या है? तत्सम है, और उसका तद्भव क्या हो जाएगा? पैर। स्पष्ट हो रहा है। हाँ। इसके बाद क्षीर शब्द वास्तव में यहाँ आएगा, क्योंकि खीर का सही रूप क्या है? क्षीर। स्पष्ट हुआ। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। अष्ट का 8, अद्ध का आज, अस्थि का अस्थि, जो किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं अस्थि विसर्जन को जा रहा है, वो अस्थि है, और वास्तव में उसका बदला हुआ रूप क्या है? हड्डी, है ना। ग्राम, ग्राम सही शब्द है, और गांव, कोई कहता है आप किस गांव के हैं, वास्तव में पूछना चाहिए आप किस ग्राम के हैं, मतलब ग्राम शब्द तत्सम शब्द है संस्कृत का। इसके बाद प्रस्तर शब्द, पत्थर। ओष्ठ सही शब्द है, ओंठ बदला हुआ रूप। रात्रि, रात। मीत का, वास्तव में मीत शब्द क्या है? लगता तो बहुत अच्छा तद्भव है, लेकिन सही शब्द क्या है? मित्र। अधिकांश देखना तो संस्कृत भाषा के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। अधिक से अधिक संस्कृत भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम सुशिक्षित माने जाएंगे। उसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? संस्कृत निष्ठ, सुसंस्कृत। तो निम्नलिखित शब्दों के 4 उदाहरण लिखना है। विदेशी भाषा के 4 उदाहरण आप लिख दोगे। किताब, गुब्बारा, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, पादरी। देशज में खिड़की, थैला, झोपड़ी, जो अपने क्षेत्र विशेष में बोले जाते। लोटा। तत्सम में अक्षी, कार्य, दधि, नयन। हमें बता रहे जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से दूसरे शब्द लिख देना। तद्भव में ऊंट, पैर, उंगली, अंगुली नहीं है उंगली, और क्या है? रात। इसको हम सेंड करेंगे पेपर को, तो आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब तत्सम की जगह तद्भव शब्द लगाना है। जैसे दुग्ध से घृत दधि प्राप्त होता है, तो दुग्ध की दूध से घी तथा दही प्राप्त होता है। सिमरन के पास एक कच्छप है। कच्छप मतलब कछुआ। सिमरन के पास एक कछुआ है। किसान रात्रि में क्षेत्र में ही सोता है। क्षेत्र मतलब खेत, रात्रि मतलब रात। किसान रात में खेत में ही सोता है। हितेश सुवर्ण बेचने का कर्म करता है। हितेश सोना बेचने का काम करता है। सुवर्ण और कर्म क्या है? तत्सम है, और सोना और काम क्या है? तद्भव है। ठीक है ना।
अब कुछ ऐसे शब्द हैं प्रश्न हैं जो कि आपको उसी में उत्तर हैं, उसी में मतलब पुस्तक के आगे वाले भाग में। जैसे शब्द किसे कहते हैं हम पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, यहाँ पर पढ़ के आए हैं कि जब क्या होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। प्रश्न इसमें अगला है तत्सम तद्भव शब्दों में क्या भेद है। तत्सम शब्द की परिभाषा हो जाएगी वे शब्द जो संस्कृत से मूल रूप में आ गए हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। तत्सम शब्द जैसे कर्ण, हस्त और तद्भव क्या है, संस्कृत के वे शब्द जो सम आकर के क्या हो गए हिंदी में बदल गए हैं, वो क्या है वास्तव में तद्भव। जैसे इसका ही ले लें, कर्ण का कान हो जाएगा, हस्त का हाथ हो जाएगा और अग्नि का आग हो जाएगा। जो बदल गया है वो तद्भव, जो ज्यों कहते हैं वो तत्सम। ये वास्तव में इन दोनों में क्या है अंतर है, ठीक है ना, या भेद है। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है बेटा वह क्या है देशज शब्द है। बेटा स्पष्ट हुआ। अब आपके लिए आज का यह गृह कार्य जो अभ्यास कार्य आपको सेंड किया जा रहा है, आप अपनी पुस्तक में ठीक से करिएगा सुलेखन में और सीस पेंसिल से करिएगा। इसके साथ हम अब पाठ के अगले क्रम में चलते हैं। अगला क्रम है पाठ 4 संज्ञा। पाठ 4 क्या बेटा, संज्ञा। वास्तव में संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और या भाव के नाम को कहते हैं। आपको थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना पड़ेगी कि जब कभी हम किसी व्यक्ति वस्तु का नाम देखते हैं, जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि हर्षित और संचिता अपने माता पिता के साथ कल दिल्ली गए थे। हर्षित और संचिता क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली क्या है एक स्थान का नाम है, ठीक है ना। तो परिभाषा इसके आधार पर हम देखेंगे जिस शब्द से, थोड़ा सा इसको ठीक, जिस शब्द से, जिस शब्द से, थोड़ा समझ करके देखिएगा, हाँ अब आ जाएगा। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ये आप IAS अधिकारी तक बनेंगे तब तक ये परिभाषा आपको स्मरण रहना चाहिए। कोई आपसे संज्ञा पूछे तो आप ऐसा नहीं कहोगे किसी नाम विशेष को संज्ञा कहते हैं, बल्कि क्या कहोगे, जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध हो, ठीक है ना। अब संज्ञा वास्तव में होती तो 3 प्रकार की है, लेकिन उसको अन्य पार्ट के आधार पर 5 भेद कर देते हैं, लेकिन पहले 3 उसके समझेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक के 2 भेद हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस तरह इसके विस्तार रूप में देखें तो 5 भेद, संक्षेप में रूप में देखें तो 3 भेद, ठीक है ना। इसको हम पढ़ाई की दृष्टि से भी आगे इसको देखेंगे। पवित्र पुस्तक की ओर चलते हैं। पवित्र पुस्तक में ये स्पष्ट किया जा रहा है, पहले तो उदाहरण भी स्पष्ट किए गए हैं। कैसे उदाहरण बताए हैं, जैसे हर्षित और संचिता अपने माता पिता के साथ कल दिल्ली गए थे, वहाँ उन्होंने कमल मंदिर और भारत द्वार देखा। भारत द्वार देखो, इंडिया गेट को भारत द्वार कहा गया है, ध्यान आ रहा समझ में, भारत द्वार। हिंदी यदि हम समझेंगे तो हमारे लिए नए नए शब्द मिलेंगे, थोड़ी हंसी भी आ सकती है, हृदय से प्रसन्नता भी हो सकती है। हंसी आपसे कहे कि दिल्ली में आपने भारत द्वार देखा, आप मुस्कुरा जाएंगे भारत द्वार, और कोई आपसे कहे इंडिया गेट तो अपने आप क्या है, शब्दों का खेल है बेटा, लेकिन शब्दों के खेल के साथ में हमें उसके अर्थ पर भी जाना चाहिए। तो भारत द्वार मतलब इंडिया गेट देखा। उन्होंने वहाँ क्या देखा, वास्तव में तस्वीरें वहाँ ली और कमल मंदिर की सुंदरता को देखकर सभी क्या दंग रह गए। संचिता कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर डर रही थी। अब इसमें जितने ये गहरे शब्द आए हैं, जैसे कुतुब मीनार या गहरे कलर्ड में हैं, तो उसको देखेंगे। बच्चों उपयुक्त गद्यांश से मोटे छपे शब्दों को ध्यान से देखें। तो हर्षिता और संचिता क्या है, व्यक्ति का नाम है। दिल्ली कमल मंदिर, भारत द्वार, कुतुब मीनार क्या है, स्थान का नाम। बेटा उच्चारण भी लोग ठीक नहीं करते, कुतुब मीनार कहने लगते, लेकिन वास्तव में क्या है, कुतुब
मीनार, मीनार मतलब दीवार मानी जाती है ना, तो कुतुब मीनार। ठीक है। ऊंचाई, सुंदरता तथा डर क्या है? भाव का नाम है। और तस्वीरें क्या है? वस्तु का नाम है। इस तरह इन सबको समझ करके परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी हमने आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से स्पष्ट किया, इसमें हमने पुस्तक के माध्यम से भी एक बार रिवीजन हो गया। अब संज्ञा के भेद कितने हमने बताए थे? 3, और 3 और जातिवाचक के उसके 2 भेद एक चार्ट के सामने रखा था हमने। अब सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी है ही बेटा, मात्र ये उदाहरण नहीं है, उदाहरण भी ऐसा दिया जा रहा है जो आदर्श है, क्योंकि महान लोग वो कहलाते हैं जो मोरल वैल्यू को ध्यान देते हैं। खिलाड़ी तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मोरल वैल्यू को जो ध्यान देता है वही आदर्श माना जाता है। इससे अपन को मोरल वैल्यू मिल गई। तो महान खिलाड़ी हैं। या श्रवण कुमार माता पिता का भक्त था। ताजमहल आगरा में है। यहाँ देखेंगे उपर्युक्त वाक्य में सचिन तेंदुलकर, श्रवण कुमार विशेष व्यक्तियों के नाम तथा आगरा और ताजमहल स्थान विशेष के नाम हैं। अतएव क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। अब परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा सामान्यतः हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। क्या होगी? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। रामायण, महाभारत, लाल किला, महात्मा गांधी, गंगा, हिमालय, राम, श्याम, सीता, गीता, मेरठ, दिल्ली आदि ये शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हुए। थोड़ा सा स्पष्ट हुआ आपको? हाँ, हो गया होगा। आपको ऐसा काम करना है कि आपके नाम से आपका घर परिवार जाना जाए। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा समझने का एक मोरल उदाहरण हो गया। जैसे सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी हैं, वो एक सामान्य शिक्षक के बेटे थे, सामान्य परिवार में जन्मे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपनी पवित्रता का, अपनी सोच को निखारा, इसलिए उस व्यक्तित्व के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनका उदाहरण आ गया। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा: शेर जंगल का राजा है, लड़की लिख रही है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। यहाँ वाक्यों में मोटे जो शब्द आए हैं, शेर, लड़की, पुस्तकें, वास्तव में प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो रहा है इससे, है ना। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध, संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़की, अब मात्र लड़की एक नाम नहीं है, एक संपूर्ण लड़की जाति का नाम बोध हो रहा है। या पुस्तकें, मात्र एक पुस्तक नहीं है, उसमें पुस्तक पूरी जाति उसका बोध हो रहा है। या शेर, कोई एक नाम नहीं है, वास्तव में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। जैसे कोई मनुष्य कहे तो एक पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो वास्तव में यह जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है ना। जैसे पशु, पक्षी, लड़का, लड़की, मनुष्य, नर, नारी, नदी, पहाड़, जंगल, चिड़िया, नगर, गांव, बाजार। देखो बाजार भी लिखा तो देखो नुक्ता लगा हुआ, ध्यान रखना, इसलिए पढ़ना ज़्यादा जरूरी रहता है उसको एकाग्रता से। खेत, किसान आदि, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब जातिवाचक संज्ञा को 2 रूप में समझते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसको अगले वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो तो आपको ऊब हो सकती है, और जब वही पढ़ाई आपके लिए कैसी हो जाए, कम के साथ समझदारी से हो, तो फिर क्रम से हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। जैसे 20 फुट की जगह पर हम सीधे छलांग नहीं लगा सकते, 9 इंच की लगभग एक स्टेप होता है, तो 9 करके हम पहुंच जाते हैं। इसलिए आज हमने अभ्यास कार्य देखा, आपको पेपर सेंड करेंगे, और साथ में आज हमने संज्ञा का पाठ प्रारंभ किया, और उसमें हमने ये समझा, क्या समझा, कि किसी वस्तु, प्राणी अथवा भाव के नाम का जो बोध होती है वह संज्ञा कहलाती। किसी व्यक्ति विशेष का नाम आए, स्थान विशेष का नाम आए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। सचिन तेंदुलकर महान खिलाड़ी थे या हैं, थे तो मतलब इसलिए हो सकता है कि जब वो दुनिया में नहीं होंगे, वो तो ना रह कर के भी रहेंगे। व्यक्ति वही है जो ना रह कर के भी रहे। उनको जब भारत रत्न मिला था, तो भारत रत्न कोई सामान्य लोगों को नहीं मिलता। क्योंकि उनकी वास्तव में आदर्श थे, उन्होंने कभी गलत चीज़ की एडवर्टाइज नहीं की।
खैर हम हमेशा हमारा इतना अच्छा जीवन हो कि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को अपने जीवन में घटित कर सकें। आपके व्यक्तित्व से आपका घर जाना जाए, इसी पवित्र उद्देश्य के साथ सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह। धन्यवाद।